हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहले वाली वीडियो में विकास के बारे में समझाया था, तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी इसके संबंध में रह गई थी। तो ये पार्ट 2 में हम आपको विकास से संबंधित जो बातें हैं वो समझाएंगे। तो पहले एक बार पुनः विकास की परिभाषा लेते हैं। विकास क्या है? विकास अवनति से उन्नति की ओर अग्रसर समाज की अवस्था, परिवर्तनशील स्वभाव को विकास कहा जाता है। पहली बार इसकी अवधारणा प्रस्तुत करने वाले थे वो थे डॉक्टर महबूब उल हक, अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान से, और दूसरे अर्थशास्त्री थे भारत से जिनका नाम था अमर्त्य सेन। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से यह अवधारणा प्रस्तुत की गई। 1990 में यह अवधारणा अस्तित्व में आई पहली बार, और 1990 के बाद वर्ल्ड बैंक की ओर से यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ये कार्यक्रम नियुक्त किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके द्वारा हर वर्ष अनेक देशों की HDI तैयार की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, और उस रिपोर्ट से विश्व के अनेक देशों की तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं कि कौन सा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है, कौन विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में, और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में। इस बारे में हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास में उत्पादन से संबंधित गतिविधियों का जिक्र किया जाता है। एक लंबे समय के लिए उत्पादन में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास कहलाता है। विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? विकास के अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोगों के अपने लक्ष्य होते हैं। एक किसान का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक कृषि उत्पादन, जिसमें अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, भैया अधिक वर्षा हो, मशीनें हो, और दूसरे तत्व उसके पास उपलब्ध हो, ताकि अधिक से अधिक आय प्राप्त करके वह अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे से मकान बना सके। एक मजदूर का हम समुदाय से हिस्सा लेते हैं। मजदूर का मुख्य लक्ष्य होता है कि उसे रोजाना काम मिले, ताकि वह भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और बच्चों को स्थानीय स्कूल में पढ़ा सके। इस तरह से शहर के लोगों का या फिर एक उद्योगपति का या अन्य समाज के अन्य जो सदस्य हैं उनका अपना अलग अलग लक्ष्य होता है, उद्देश्य अलग होता है। लेकिन सभी के लक्ष्यों को हम देखें, जाने पड़े, तो पता चलता है आखिर में सभी अधिक से अधिक आय चाहते हैं। तो आय मूल तत्व है इसमें। विकास के 3 प्रमुख संकेतक हैं। विकास को कैसे मापा जा सकता है? तो विकास को मापने के लिए 3 मापदंड हैं। मैंने कल पहले वाले वीडियो में समझाया था कि आय अर्थात प्रति व्यक्ति आय, संसाधनों तक पहुंच भी कह सकते हैं। दूसरा हमने बताया था साक्षरता अर्थात शिक्षा, और तीसरा था स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा। तो इनके संबंध में थोड़ा थोड़ा हम और पढ़ते हैं। विकास के 3 प्रमुख संकेतकों में आय के अंदर है, जैसे कि राष्ट्रीय आय की बात करें, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक देश में कुल उत्पादन जो होता है वस्तुओं का, या वस्तुओं का उत्पादन हो चाहे सेवाओं का उत्पादन हो, वह उत्पादन और दूसरे देशों से प्राप्त आय, इस सब को हम मिला करके इनका योग क्या कहलाएगा? GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या और उस देश की कुल आय के बीच अनुपात को
प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। जैसे सपोज करें भारत की कुल आय है वो है 1,000 रुपये और जनसंख्या है यहां पर 50, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय बराबर होगी कुल आय भाग में कुल जनसंख्या, अर्थात 1,000 भाग में 50, 0 0 और 5 20। एक व्यक्ति की आय है वो 20 रुपए, एक व्यक्ति की आय क्या है यहाँ पे 20 रुपए। इस तरह से देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके जो आता है वो क्या होगी? एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय। बात करते हैं शिक्षा के संबंध में। शिक्षा में साक्षरता, साक्षरता दर क्या है? साक्षरता से तात्पर्य है 7 वर्ष से अधिक आयु में जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़ लिख सकते हैं, किसी भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख करके पढ़ करके, वो साक्षरता कहलाती है। वो दर क्या होगी? साक्षरता दर कहलाती है। तो भारत में साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 75%। पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग अनुपात है। पुरुषों में ये 85% के आसपास है और महिलाओं में 65% के आसपास ही साक्षरता है। ये विभिन्नता पाई जाती है और समाज के अन्य हिस्सों में भी ये विभिन्नता मिलती है। इसी तरह से उपस्थिति दर, उपस्थिति दर क्या होती है? उपस्थिति दर होती है 6 वर्ष से 10 वर्ष, 6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों में जो पढ़ लिख सकते हैं, उनमें जो स्कूल में उपस्थित हो सकते हैं, वो दर क्या कहलाती है? उपस्थिति दर। तो भारत में 75% है। उपस्थिति दर क्या है? 75%। तो ये था शिक्षा संबंधी साक्षरता दर और उपस्थिति दर। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के संबंध में अगला जो संकेतक है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जैसे शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1 वर्ष में 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु होने तक जितने बच्चे मर जाते हैं वो अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। उन्हें देखिए, हर वर्ष 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु होने से पहले मर जाने वाली संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो वर्तमान में जो शिशु मृत्यु दर 2017 की बात करें तो भारत में शिशु मृत्यु दर है 39, जो 2005 में थी 58 और 2011 की जो जनगणना हुई उसके आंकड़े बताते हैं 47। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बढ़ने, चिकित्सा सुविधाओं के बढ़ने के परिणाम स्वरूप वर्तमान में जो शिशु मृत्यु दर है वो घटी हो और जो सामान्य मृत्यु दर है उसमें भी कमी है। ये है शिशु मृत्यु दर का जिक्र। ये अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न है, लेकिन भारत का औसत यही है। जैसे केरल में शिशु मृत्यु दर है वो कम है, अन्य क्षेत्रों में ज्यादा है। बात करते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। स्वास्थ्य संबंधित बात करें, जैसे शरीर में कौन व्यक्ति स्वस्थ है, कुल मिलाकर के ये जानने के लिए हमें शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि BMI बॉडी मास इंडेक्स ये तैयार करते हैं। ये बताता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स से क्या पता चलता है? भाई किसी व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से उसमें वजन कितना है
और उस वजन के और उस लंबाई में जो संतुलन है वो किस प्रकार बनता है, एक अनुपात के आधार पर हम वो संतुलन बना सकते हैं। तो बीएमआई से हमें पता चलेगा कि किसी व्यक्ति में वजन अधिक है, वह अतिपोषित है या पोषित है या अल्प पोषित है। जैसे मापने का तरीका क्या है, मानव शरीर है, उसका ना हमें ये मनुष्य है, इसकी हाइट लेते हैं, हाइट को सपोज करें इसकी हाइट 1.7 मीटर है, हम मीटर में लेंगे हाइट, और वजन इसका है 70 kg। तो तरीका क्या है, बीएमआई कैसे निकाला जाएगा, जो हाइट है उसका 2 गुना करना, कुल वजन भाग में कुल ऊंचाई 2 गुना, ठीक है। अर्थात वजन कितना है 70 kg, भाग में 1.7 का डबल हो गया 1.7, 2 7 14 यानी कि 3.4। तो लगभग ये 20 के आसपास है, 3.4 है तो 20 के आसपास है आता है। तो अगर हम ये जाने कि वे संतुलित कैसे हैं, अल्प पोषित, अतिपोषित, पोषित और भाई अल्प पोषित, रेशियो क्या है, जो मैंने बताया कि भी कुल जो वजन है उसको हम हाइट से 2 गुना करके भाग देते हैं, और जो अंक आएंगे वो अंक अगर 26 से ऊपर है तो वह अतिपोषित, 20 से 25 के बीच में है तो पोषित, और 20 से कम है तो वो है अल्प पोषित। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो पोषित जिनके अंक 18.5 से लगभग 25 के बीच में है वो पोषित हैं, इससे कम है तो अल्पोषित, इससे अधिक है तो अतिपोषित। ये था बीएमआई। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं धारणीय विकास, नहीं इसमें जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य है एक व्यक्ति किसी देश की कुल जनसंख्या में औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। अर्थात कुल जनसंख्या में कुछ लोग 100 वर्ष से अधिक जीते हैं, 100 वर्ष जीते हैं, एक 60 वर्ष जीते हैं या कम जीते हैं, लेकिन एवरेज आती है वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। अर्थात एक बच्चे के जन्म लेने के बाद जीने की आशा जीवन प्रत्याशा कहलाती है। भारत में ये 65 वर्ष, भारत में कितने हैं 65 वर्ष। जापान का जिक्र करें तो 87 वर्ष। इस तरह से अन्य देशों में बात करें तो अलग अलग है। ये है भारत के संदर्भ में जीवन प्रत्याशा। धारणीय विकास, अब ये विकास की सारी बातें हुई, इन सभी बातों से हम आपको अवगत करा चुके हैं। बात विकास, विकास अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन विकास कहलाता है।
उसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू दो बनते हैं। एक विकास के दो पहलू, जहां पर फायदे थे वहां नुकसान भी एक साथ है। पर्यावरण का हानि हुआ, उसकी गुणवत्ता में कमी आई। तो विश्व समुदाय ने इस संबंध में चर्चा की 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था। उस रियो डी जेनेरो सम्मेलन में चर्चा हुई कि विकास की अवधारणा को बदला जाए और एक नई विचारधारा उत्पन्न हो जिसमें विकास हो, संसाधनों का दोहन हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार का विकास किया जाए। तो इस प्रकार का विकास कहलाता है धारणीय विकास, और इस संकल्पना को लागू किया गया। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत जो रह गए तो समझ में आया होगा। धन्यवाद।